हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं यह कहानी का भाग 20वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अंकिता एक बार फिर से डेविल स्माइल की। वो मन ही मन बोली, अब तुम क्या करोगे रजत मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन स्वीटी एक ऐसा हथियार है मेरे पास जिसमें तुम पर ऐसा वार कर सकती हूँ कि तुम चाह कर भी बच नहीं सकते। उस शीतल का तो मैं अब वो हाल करूँगी कि वो सारी उम्र याद रखेगी और तुम भी हमेशा प्यार के लिए तड़पते रहोगे। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेने का और उस शीतल को अपनी बीवी बनाने का। अब देखो मैं क्या करती हूँ। स्वीटी ने जल्दी से अपनी आंखों के आंसू को साफ किया और उम्मीद भरी नज़रों से अंकिता को देखते हुए बोली, आप सच कह रही हैं ना मम्मा? आप स्वीटी को उस बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजोगे ना? स्वीटी यहाँ पर डैडी के साथ रहेगी ना? अंकिता बोली, हाँ, अब मम्मा और डैडी के साथ रहोगे आप स्वीटी 1 मिनट में अपनी चोट तक भूल चुकी थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। अंकिता ने चेहरा घुमाकर नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से गहरी गहरी सांसें सुनाई दे रही थी, वो समझ चुकी थी कि ये सांसें रजत की है, जो पागलों की तरह गाड़ी स्पीड से चलाकर भोसले मेंशन तक आया होगा और फिर गाड़ी से उतरकर भागते हुए भोसले मेंशन के अंदर उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैरने लगी। रजत स्वीटी चिल्लाते हुए अंदर आया। अंदर आते ही उसकी नज़र हॉल में सोफे पर बैठी हुई अंकिता पर गई, जिसकी गोद में स्वीटी थी। रजत ने तुरंत आकर स्वीटी को उसकी गोद से ले लिया और परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटी बेटा, आपको अब तभी आप रो क्यों रही थी? क्या आपको चोट लग गई थी? बताओ ना डैडी को, क्या हुआ था आपको? तब रोने क्यों लगे थे आप स्वीटी बेटा? रजत स्वीटी को गले से लगकर बोली, स्वीटी को कुछ नहीं हुआ था डैडी, स्वीटी बिल्कुल ठीक है और अब तो स्वीटी बहुत खुश भी है। रजत को उसकी बात थोड़ी समझ भी नहीं आई, लेकिन उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि स्वीटी ठीक है। उसने स्वीटी को अपनी बाहों में अच्छे से समेट लिया। वहीं दूसरी तरफ पेंट हाउस में जब शीतल की नींद खुली और उसने अपने बगल में अपना हाथ रखा, तब उसे अपने बगल में रजत नहीं मिला। तो उसने अपनी पूरी आंखें अच्छी तरह से खोली और रजत को सच में वहाँ पर ना देखकर उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। उसने अपना फ़ोन लिया और रजत को कॉल किया। फ़ोन रजत की पॉकेट में था और उसने अपनी गोद में स्वीटी को उठाया हुआ था। स्वीटी को वो सोफे पर बिठाकर दूध पिला रहा था। उसके सामने ही कामाक्षी जी भी खड़ी थी, इसलिए उसने अपना फ़ोन पूरी तरह से इग्नोर किया। वो जानता था कि उसे शीतल कॉल कर रही होगी। रजत ने जब उसका कॉल रिसीव नहीं किया तो शीतल रोते हुए बोली, आपने तो अब हद ही कर दी मिस्टर ग्रीन आइस। एक बार फिर से वो वही सब जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कल रात आप इतने प्यार से वो सब कहना, मुझे इतना प्यार करना और सुबह होते ही गायब हो जाना, जैसा मेरे साथ आपका कोई रिश्ता ही ना हो। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, जब आपकी ज़िंदगी में मेरी ही कोई वैल्यू नहीं तो इसकी तो वैल्यू ही क्या होगी। मिस्टर ग्रीन आइस, अब बहुत अच्छी तरह से मैं समझ चुकी हूँ कि आप मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते। रात को आपको मेरी ज़रूरत होती है तो आप मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है और आपके सिर से प्यार का नशा भी उतर जाता है। मैं ये सब और नहीं सह सकती। मैं रोज़ रोज़ ऐसे तड़प तड़प कर नहीं रह सकती। अब आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। इतना कहकर उसने अपने आंसू साफ किए और बेड से उठकर क्लोसेट की तरफ आई। उसने सोच लिया था कि वो ऑफिस जाकर रजत से अपने दिल का हर वो एक सवाल करेगी जिसका जवाब उसे रजत से चाहिए था। वो ऑफिस के लिए तैयार हुई और नीचे पार्किंग एरिया में आई। गाड़ी उसके लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी में नहीं बैठी और वहाँ से यूं ही जाने लगी।
बॉडीगार्ड ने तुरंत उसे रोका और बोला, प्लीज़ मैम, आप ऐसे अकेले नहीं जा सकती, आप प्लीज़ इस गाड़ी में आ जाइए। रजत सर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपको अकेले कहीं नहीं जाने दिया जाए। शीतल ने उस बॉडीगार्ड को घूर कर देखा और बोली, मैं भी इंसान हूँ, कोई चीज़ नहीं जिसे आप बंद करके रखेंगे। अपनी सेफ्टी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। बॉडीगार्ड ने जल्दी से अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और रजत को कॉल किया, लेकिन रजत ने सामने से कॉल रिसीव ही नहीं किया। शीतल अपार्टमेंट से बाहर आई और कैब और ऑटो ढूंढने लगी, लेकिन तभी एक गाड़ी खुद ब खुद उसके सामने आकर रुकी। शीतल उस गाड़ी को देखते ही पहचान चुकी थी, क्योंकि कल वो इसी गाड़ी से ऑफिस गई हुई थी। विभव की गाड़ी अपने सामने देखकर उसने पूरी तरह से विभव को नज़रअंदाज किया और वहां से जाने लगी। ड्राइविंग सीट पर बैठे विभव की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। उसने तुरंत अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और एक बार फिर से शीतल के आगे अपनी गाड़ी रोककर तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर शीतल के सामने आ गया। शीतल अभी भी उसे नज़रअंदाज ही करने की कोशिश कर रही थी। विभव उसे देखते हुए बोला, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? शीतल हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस मैं ऑफिस जा रही थी तो मुझे लेट हो रहा था, मुझे ऑफिस टाइम पर जाना है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। विभव ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका और बोला, अगर तुम ऑफिस जाने में लेट हो रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। शीतल अब समझ चुकी थी कि अब वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों वो रजत की गाड़ी को ना लेकर यूं ही अपार्टमेंट से बाहर आई। अगर उस गाड़ी में होती तो कम से कम उसे विभव का सामना तो ना करना पड़ता। वो चुपचाप विभव की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। विभव के चेहरे पर डेविड स्माइल आ गई। वो उसे गाड़ी में बैठते हुए देख बोला, बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि तुम मेरी गाड़ी में क्यों नहीं बैठना चाहती हो, इसलिए ना क्योंकि तुम उस रजत के लिए पागल हो, पर आज मैं तुम्हारा वो पागलपन ठीक कर दूँगा। आज उस रजत को पता चलेगा कि अगर वो अपने बेनिफिट्स मेरे साथ शेयर करता तो कितने फ़ायदे में रहता। तुम्हें वो भी यूज करता और मैं भी, और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होती। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अपनी गाड़ी में आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शीतल ने नज़र घुमाकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस अब जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना चाहती थी ताकि रजत से बात कर सके, और अगर रजत इस बच्चे को नहीं अपनाना चाहता तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाए। वो रजत के बारे में ही सोच रही थी कि तभी विभव उसे देखते हुए कहा, वैसे रजत है बहुत लकी, उसे तुम्हारी जैसी खूबसूरत पर्सनल असिस्टेंट मिली। शीतल उसकी इन सब बातों से बहुत ज़्यादा पक चुकी थी। पहले ही विभव ने यही सब बातें की थी और अब फिर से वो पुरानी बातों को दोहरा रहा था, जिसे सुनने का शीतल का बिल्कुल भी मन नहीं था। विभव मुस्कुराते हुए बोला, वैसे रजत की किस्मत तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है। पहले बीवी इतनी सुंदर मिली और फिर बेटी भी इतनी प्यारी, और अब पर्सनल असिस्टेंट भी इतनी खूबसूरत। किस्मत हो तो रजत भोसले जैसी। शीतल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। वो बस एकदम सुन्न होकर विभव की तरफ देखती रही। अब इन बातों से विभव ने जो कुछ भी कहा, शीतल को कुछ ना कुछ सुना और ना कुछ समझ आया। उसके कानों में तो सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि पहले बीवी इतनी सुंदर मिली और फिर बेटी भी इतनी प्यारी, और अब पर्सनल असिस्टेंट भी इतनी खूबसूरत। किस्मत हो तो रजत भोसले जैसी। विभव की बातें सुनकर शीतल एकदम से हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रजत शादीशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है। उसकी आंखों में अब नमी सी तैरने लगी और दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया हो। विभव ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो शीतल एकदम से होश में आ गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? कल तो
जब भोसले इंडस्ट्री पीछे छूट गई थी तो तुम चिल्ला चिल्ला कर बोली, और आज लगभग से हम 5 मिनट से भोसले इंडस्ट्रीज के सामने खड़े हैं और तुम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। विभव की बात सुनकर शीतल ने अपने सामने की तरफ देखा जहां भोसले इंडस्ट्रीज थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। एक ही पल में उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई हो। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी लेकिन उससे दरवाज़ा खुल ही नहीं पा रहा था। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा था। विभव उसके एक्सप्रेशन देखकर डेविड स्माइल के साथ बोला, मतलब मेरा शक सही था, तुम्हें रजत की शादीशुदा होने की बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। ओ गॉड, तुम जैसी भोली भाली लड़कियां रजत को ही क्यों मिलती है, मुझे क्यों नहीं? बट नो प्रॉब्लम, तुम हो ना, तुम्हें मैं अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। अब बस तुम रजत के सामने जाओ और फिर अपनी लड़कियों वाला रोना शुरू करो और वो धक्के मारकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेगा। उसके बाद तुम्हें ये वैभव ही तो संभालेगा। इतना कहकर वो हंसा। शीतल अभी भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी विभव उसके पीछे से उसके ऊपर झुका। शीतल एकदम से सहम गई। अब तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास सब झूठ और फरेब भी है। विभव ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसकी कमर को हल्का सा चलाया और बोला, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? डोंट वरी, आज तुम बिल्कुल भी लेट नहीं हो। तुम टाइम से ऑफिस पहुंच चुकी हो और कोई तुम्हें डांटेगा भी नहीं। शीतल ने उसे कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रें चुराने लगी। विभव ने जानबूझकर अपने होठ उसकी गर्दन के बिल्कुल करीब किए और बोला, वैसे तुमसे एक बात कहूँ? शीतल कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बुरी तरह से कांप रही थी। विभव उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, अगर कभी रजत से बोर हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे जॉब हैं, रात के लिए भी और दिन के लिए भी। एंड यू नो व्हाट आई मीन, पैसों की फिक्र मत करना, जितने रजत दे रहा है उससे ज़्यादा मिलेंगे। उसकी बात सुनकर शीतल की आंखों में नमी तैरने लगी और वो नमी आंसू बनकर बाहर निकलने लगे। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि अब पूरी दुनिया उसे किस नज़रों से देख रही है। वो लगभग से विभव को धक्का देते हुए गाड़ी से बाहर निकली और तुरंत भोसले इंडस्ट्रीज के अंदर चली गई। विभव हंसा और बोला, तुम्हें ऑफ़र तो मैंने दे दिया है और आई नो तुम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट ज़रूर करोगी। आखिर तुम्हें भी तो अब लग्जीरियस लाइफ जीने की आदत हो चुकी होगी और रजत के बाद अगर तुम्हें कोई इतने ऐशो आराम दे सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। इतना बोलते हुए उसने भोसले इंडस्ट्रीज़ के अंदर गई शीतल की तरफ देखा, जो फिलहाल उसे नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन विभव के चेहरे पर फिर भी डेविल स्माइल थी। उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ शीतल अंदर आई, लेकिन उसके ऊपर जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसकी धड़कन भी नॉर्मल नहीं चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो। भले ही रजत कहता नहीं था, लेकिन एक उम्मीद उसके दिल में ही थी कि शायद रजत का और उसका फ्यूचर होगा। अब तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में एक मिस्ट्रेस ही है। उसे खुद से ही नफरत हो रही थी और साथ ही साथ रजत के ऊपर जाने के बजाय वो वापस इंडस्ट्रीज़ के गेट के बाहर आ गई। वहाँ खड़े गार्डों की तरफ वो देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो गार्ड हल्का सा मुस्कुराए और बोले, पूछिए ना, मैम आपको क्या पूछना है? उसके बाद शीतल ने कुछ पूछा और फिर शीतल उस गेट से अंदर न जाकर बाहर की तरफ आई। उसने एक कैब लिया और भोसले फार्म हाउस के लिए निकल गई। उसने गार्ड से पूछा था कि रजत ऑफिस आया है या नहीं, तो गार्ड ने बताया
कि अभी तक रजत ऑफिस नहीं आया है। शीतल समझ चुकी थी कि रजत पक्का फार्म हाउस में ही होगा। वो फार्म हाउस पहुंची और अंदर की तरफ गई। अंदर उसने रूम में जाकर देखा तो रजत वहाँ पर नहीं था। वो कुछ सोचते हुए खुद से बोली, अगर मिस्टर ग्रीन आइज मेरे साथ पेंट हाउस में नहीं है, यहाँ फार्म हाउस में नहीं है, ऑफिस में नहीं है, तो वो कहाँ होंगे। तभी उसकी आंखों में नमी तैरने लगी और कुछ सोचते हुए उसका दिल धक से रह गया। वो अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए बोली, जरूर अपनी फैमिली के साथ होंगे। इतना कहकर उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, बहुत खुश हैं ना आप अपनी फैमिली में होंगे, पर क्यों नहीं एक खूबसूरत बीवी, एक प्यारी सी बेटी, आपको आखिर कमी ही किस चीज़ की होगी। आप रहिए अपनी फैमिली में खुश, लेकिन अब मुझे आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना। एक आखिरी मुलाकात और उसके बाद मैं आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मिस्टर ग्रीन आइज इतना कहते हुए वो फार्म हाउस के बाहर जाने लगी। तभी उसकी नज़र एक सर्वेंट पर गई। वो सर्वेंट के सामने आई और उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसे सर्वेंट ने जब शीतल की तरफ देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो सर्वेंट खुद ब खुद शीतल के पास आई और उसके गालों पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना। वो सर्वेंट काफ़ी उम्र की थी, इसलिए शीतल ने उन्हें अपनी बेटी नज़र आती थी। शीतल ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, क्या मिस्टर ग्रीन आइज की बीवी है, वो शादीशुदा है। उसका सवाल सुनकर उस सर्वेंट का हाथ शीतल के हाथ से अपने आप छूट गया। इतना ही काफ़ी था शीतल के लिए कि वो जो विभू ने उसे बताया था वो सारी बातें बिल्कुल सच थी। एक धागे से उम्मीद अभी भी उसके दिल में जिंदा थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे बताएंगी। उस सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिलाया। कुछ देर बाद शीतल फार्म हाउस से बाहर निकली और कैब लेकर रजत मैंशन के लिए निकल गई। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। वहीं दूसरी तरफ रजत भोसले मैंशन स्वीटी के साथ डाइनिंग टेबल पर था और उसे ब्रेकफास्ट करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्वीटी कुछ खा ही नहीं रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपना मुंह बंद किया हुआ था। रजत परेशान होकर बोला, क्या हुआ स्वीटी बेटा, आप कुछ खा क्यों नहीं रही हो। स्वीटी ने अपना मुंह कुछ बोलने के लिए भी नहीं खोला। तभी अंकिता वहाँ पर एक बाउल लेकर आई और बोली, स्वीटी ये सब इसलिए नहीं खा रही क्योंकि स्वीटी को मम्मा के हाथ से आइसक्रीम खानी है। इतना कहकर अंकिता सामने चेयर पर बैठ गई और उसने उस आइसक्रीम से भरे हुए बाउल को स्वीटी के सामने किया। स्वीटी के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट खिल गई और उसने अपना हाथ हटा दिया। रजत के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो अंकिता की तरफ देखते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम, सुबह सुबह स्वीटी को आइसक्रीम क्यों खिला रही हो। इस वक्त उसे कुछ हेल्दी खाना चाहिए। अंकिता रजत की तरफ देखते हुए बोली, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो। स्वीटी बच्ची ही तो है, अगर थोड़ी सी आइसक्रीम खा लेगी तो क्या ही हो जाएगा। स्वीटी तुरंत बोली, हाँ डैडी, अगर मैं थोड़ी सी आइसक्रीम खा लूँगी तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम खाने दो ना। इतना बोलते हुए स्वीटी रजत के पास आई और उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। रजत उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मैं आपको आइसक्रीम खाने दूंगा, लेकिन पहले आप प्रॉमिस करो कि इसके बाद आप अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करोगे। स्वीटी ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, प्रॉमिस डैडी, मैं थोड़ी सी आइसक्रीम खाने के बाद अपना सारा ब्रेकफास्ट अच्छे से फिनिश करूँगी। रजत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओके, तो अब आप आइसक्रीम खा सकती हैं। स्वीटी हंसी और उसने अपने हाथ का इशारा कर रजत को हल्का सा झुकने के लिए कहा। रजत उसकी तरफ झुका तो स्वीटी ने उसके गाल पर अपने होठ रख दिए और बोली, आई लव यू डैडी। रजत ने भी उसके गाल को चूमा और बोला, आई लव यू स्वीटी बेटा, डैडी आपसे बहुत प्यार करते हैं। स्वीटी मुस्कुराई और फिर अंकिता की तरफ बढ़ गई। उसने
अंकिता को भी झुकने का इशारा किया। रजत हैरान रह गया। स्वीटी कभी भी अंकिता को इस तरह से क्लोज नहीं हुई थी। अंकिता मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ झुकी तो स्वीटी ने उसके गाल को भी बड़े प्यार से चूम लिया और उसे भी बोला, आई लव यू मम्मा, थैंक यू सो मच फॉर दिस आइसक्रीम। स्वीटी को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। रजत की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी शीतल का दिल धक से रह गया। वो अभी कुछ देर पहले ही भोसले मैंशन में एंटर हुई थी और जैसे ही उसने सामने स्वीटी को रजत और अंकिता के साथ देखा और उनके बीच हो रही बातों को सुना तो उसे अपने दिल में कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। उसके हाथ अपने पेट पर थे और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ना ही उसमें अब कुछ कहा गया और ना ही अंदर की तरफ आया गया। वो रजत से मिलने यहाँ आई थी क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि रजत उसे इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से तो नहीं जाने देगा। इसलिए बस उसे रजत का फैसला जानना था कि वो उसे अपनाने के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन यहाँ आकर उसने जो देखा उसके बाद कोई सवाल की तो गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए तुरंत बाहर की तरफ चली गई। वहीं अंकिता के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। शीतल खुद यहाँ पर नहीं आई थी बल्कि अंकिता ने उसे यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया था। उस सर्वेंट ने जब शीतल ने रजत के बारे में पूछा तो उसे सर्वेंट ने ही शीतल के दिमाग में उसको भोसले मेंशन जाने की बात डाली थी। अंकिता के चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोली, अभी तो सिर्फ झटका लगा है तुम्हें बेबी गर्ल, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें रोता हुआ चेहरा देखना मैं जरूर चाहती थी लेकिन रजत के सामने नहीं। तुमसे तो अब अकेले में मुलाकात होगी। इतना कहकर अंकिता वहाँ से जाने के लिए उठी तो स्वीटी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोली, अब कहाँ जा रही हो मम्मा? प्लीज़ आप कहीं मत जाओ, आप स्वीटी के पास रहो। अंकिता हल्का सा मुस्कुराई और बोली, पर अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है स्वीटी बेटा। मम्मा कुछ ही देर में वापस आ जाएगी और फिर आपके साथ खेलेगी। स्वीटी रोते हुए बोली, नहीं मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी मम्मा, प्लीज़ आप मेरे साथ रहो, मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अंकिता के चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशन आने लगे। वह स्वीटी से बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी। उसने हल्का सा स्वीटी को खुद से दूर किया और मैं बोली, मैंने कहा ना मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। रजत गुस्से से बोला, अगर स्वीटी चाहती है कि तुम उसके पास रहो तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें जहाँ जाना है तुम बाद में चली जाना, फिलहाल तुम स्वीटी के साथ रहो। अंकिता तुरंत बोली, मुझे कहीं ज़रूरी नहीं, मुझे कहीं ज़रूरी काम है। स्वीटी जल्दी से उसकी तरफ आई और उसके पैरों से लिपटते हुए बोली, नहीं मम्मा मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अंकिता ने स्वीटी के हाथों की तरफ देखा। उसने अपने हाथों में आइसक्रीम का बाउल पकड़ा हुआ था। उसने एक झटके से स्वीटी को दूर किया तो स्वीटी के पैर लड़खड़ा गए और वो नीचे ज़मीन पर गिर गई। वो आइसक्रीम का बाउल भी गिरा और कांच टूटकर स्वीटी के हाथों में लग गया। रजत गुस्से से कांपते हुए तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने स्वीटी को जल्दी से गोद में उठाया। स्वीटी बहुत ज़्यादा रोने लगी। अंकिता फ्रस्ट्रेट हो गई। रजत स्वीटी को चुप करवाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ स्वीटी बेटा, आपको अब बिल्कुल सही है, देखो कुछ भी नहीं हुआ। बोलते हुए वो उसके हाथों को साफ कर रहा था। उसके हाथ से हल्का हल्का खून बह रहा था और गाल पर भी थोड़ी सी चोट लग गई थी। स्वीटी डर की वजह से रोने लगी थी। अंकिता वहाँ से जाने लगी। रजत गुस्से से बोला, मैंने तुम जैसी बेशर्म लड़की कहीं देखी नहीं। अंकिता तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने रो रही है और तुम उसे छोड़कर कहीं जा रही हो। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं कितना इम्पोर्टेंट काम होगा तुम्हारा, जरूर किसी के साथ अय्याशी। अभी वो इतना बोला ही था कि अंकिता गुस्से से कांपते हुए बोली, जुबान संभाल कर रजत व्यंग से हंसा और बोला, वैसे तो मुझे सिर्फ शक था लेकिन तुम्हारा गुस्सा देखकर तो कंफर्म हो गया है कि तुम किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए ही जा रही हो।
तुम जैसी घटिया लड़की से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। स्वीटी तुरंत अपनी जगह से उठी और रजत के पैरों को खींचते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ पापा, मम्मा को मत डांटो ना। मम्मा बहुत अच्छी है, मम्मा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अंकिता चिढ़कर बोली, तुम तो रहने ही दो। पहले जानबूझकर गिरने का ड्रामा किया और अब अपने डैडी के सामने मासूम बनने का नाटक कर रही हो। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें भी। रजत की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से चिल्लाया, मेरी बेटी से तमीज़ से बात करना अंकिता। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन स्वीटी के साथ इस तरह का बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अंकिता एटीट्यूड से बोली, मैं तो ऐसे ही बात करूँगी। अगर उसे मुझसे बात नहीं करनी तो मत करे। मैं उसके बिना मरे नहीं जा रही हूँ, मरे वो मेरे बिना जा रही है। मैं क्यों रहूं इसके साथ? मैंने इसको आइसक्रीम खिला दी ना, अब जाकर ये अपने टॉयज के साथ खेले। सारा दिन मैं इसके साथ बैठी नहीं रहूंगी। इतना कहकर अंकिता तुरंत वहां से जाने लगी। स्वीटी एक बार फिर से उसके पैरों से लिपट गई और बोली, प्लीज़ प्लीज़ मम्मा, मुझे छोड़कर मत जाओ ना। आपने कहा था कि अब आप स्वीटी को अपने साथ रखोगे और अपने पास रखोगे, उसे बोर्डिंग स्कूल भी नहीं भेजोगे, तो अब आप स्वीटी को छोड़कर क्यों जा रहे हो? अंकिता की आंखें बड़े होने लगी। वो अब समझ नहीं आ रहा था कि रजत को आखिर स्वीटी अंकिता के पास रहने की जिद क्यों कर रही है, क्यों वो उसे अपने पास भी नहीं आने दे रही है। वो गुस्से से अंकिता की तरफ बढ़ा। स्वीटी को अंकिता से दूर करने के लिए उसने हल्का सा स्वीटी को खींचा, लेकिन वो खींचना थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से हो गया और स्वीटी सीधा ज़मीन पर जा गिरी। उसके पैर में चोट लग गई। स्वीटी वो पहले ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, अब वो दर्द से रोए जा रही थी। अब जब रजत की वजह से उसे धक्का लगा तो वो रोते हुए रजत की तरफ देखने लगी। रजत और अंकिता आपस में लड़े जा रहे थे और दोनों ही एक दूसरे पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। स्वीटी उनसे कुछ दूर पर खड़ी सुलगते हुए उन दोनों को देख रही थी। वो रोते हुए बोली, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ना डैडी ना मम्मा, कोई स्वीटी को प्यार नहीं करता। स्वीटी को ना ही डैडी के पास रहना है, ना ही मम्मा के पास रहना है। स्वीटी उनसे बहुत दूर चली जाएगी। इतना कहकर वो तुरंत बाहर की तरफ चली गई। शीतल भोसले मेंशन से बाहर आई। उसकी आंखों से लबालब आंसू बह रहे थे। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। स्वीटी जिस तरह से रजत और अंकिता के साथ थी वो भी उसने देखा, लेकिन जिस तरह से उसने हमेशा से स्वीटी को देखा था वो भी उसके सामने ही चल रहा था। वो दोनों ही चीज़ें बहुत अलग थी। वो रोती हुई बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों किया आपने मिस्टर ग्रीन आइज ऐसा? पर आपकी भी क्या गलती? आपने तो हमेशा से मुझे अपनी मिस्ट्रेस ही कहा है। मैं पागल ही थी जो आपसे प्यार कर बैठी, पर अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। तभी स्वीटी जो भोसले मेंशन के गेट तक आ चुकी थी, उसकी नज़र सामने शीतल पर गई। शीतल को अपने सामने देखकर वो जोर जोर से चिल्लाई, एंजल एंजल। इस वक्त भोसले मेंशन के गेट पर कोई नहीं था। शीतल चुपचाप अंदर आ सके इसीलिए अंकिता ने कुछ देर के लिए सारे गार्ड्स को गेट से हटवा दिया था। जैसे ही शीतल ने स्वीटी की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत पलटकर स्वीटी की तरफ देखा। अपने सामने स्वीटी को देखकर वो हैरान रह गई। स्वीटी भागते हुए उसके पास आई। स्वीटी जैसे ही शीतल के पास आई, शीतल की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि स्वीटी के हाथों से खून बह रहा था। गालों पर भी चोट के निशान थे और पैर भी पूरा नीला पड़ चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर शीतल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अभी उसने कुछ देर पहले ही शीतल को रजत और अंकिता के साथ इतना खुश देखा था और अब अचानक से ही उसकी ऐसी हालत देखकर वो हैरान रह गई। वो तुरंत नीचे झुकी और बोली, स्वीटी बेटा, आपको ये सब चोटें कैसे आई? स्वीटी रोते हुए बोली, मुझे मम्मा ने मारा, मुझे पापा ने भी, मुझे डैडी ने भी मारा।
दोनों बहुत बुरे हैं, दोनों मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे ना ही मम्मा के पास रहना है और ना ही मुझे डैडी के भी पास नहीं रहना। शीतल उसकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा चौंक गई। उसने तुरंत स्वीटी को अपने सीने से लगाया और उसे चुप कराते हुए बोली, ये आप क्या बोल रही हैं स्वीटी बेटा? आपके डैडी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। स्वीटी हल्का सा शीतल से अलग हुई और बोली, नहीं डैडी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगर वो मुझसे प्यार करते होते तो मुझे अपने पास रखते, पर उन्होंने तो मुझे वो गंदे वाले बॉडी रेवे स्कूल में डाल दिया। वहाँ पर मुझे सब लोग मारते हैं। अगर मैं रोती हूँ तो चुप करवाने के लिए और भी ज़्यादा मारते हैं। मुझे दोबारा वहाँ पर नहीं जाना। डैडी मुझे वहीं पर भेज देंगे। मम्मा भी मुझे प्यार नहीं करती। उसकी बातें सुनते हुए शीतल का तो दिल ही पसीज गया। एक पल के लिए वो स्वीटी की बातों पर यकीन ना भी करती, लेकिन स्वीटी के चेहरे और हाथ पैर पर लगी चोटें देखकर उसे वो स्वीटी की बातों को झुठला भी नहीं सकती थी। शीतल ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, मिस्टर ग्रीन आइज, जितना प्यार था ना मुझे आपसे, अब उससे ज़्यादा नफरत हो रही है मुझे उम्मीद थी कि आप हमारे बच्चे को तो अपनाएंगे और इसे अपना नाम देंगे, लेकिन आप स्वीटी को ही प्यार नहीं दे पाए तो मुझे और मेरे बच्चे को तो क्या ही देंगे आप? क्या? स्वीटी रोते हुए बोली, एंजल प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो ना। आई प्रॉमिस मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। मैं खाना भी नहीं मांगूंगी, टॉयज़ भी नहीं मांगूंगी, बस मुझे मारना मत। स्वीटी की ऐसी बातें सुनकर शीतल उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसकी बातों से ही पता चल रहा था कि स्वीटी किस हालात से गुजर रही है। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। स्वीटी की सिर्फ यही चोटें नहीं, जिस दिन स्वीटी से पहली बार मिली थी और उसने स्वीटी को एक्सीडेंट होने से बचाया था, उस दिन से ही स्वीटी को लेकर उसे बहुत अजीब लगता था। कुछ सोचते हुए बोली, आप अगर मुझसे प्यार नहीं करते ना मिस्टर ग्रीन आइज, आपसे सिर्फ शिकायत होती, लेकिन स्वीटी के साथ आपने इतने निर्दय कैसे हो सकते हैं? ऐसे हालातों में छोड़ दिया जहाँ पर उसकी जान तक दांव पर लग जाए। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर आप स्वीटी को नहीं संभाल सकते हैं तो मैं स्वीटी को संभालूंगी। आपको जैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है जी लीजिए, जितनों के साथ रातें बितानी है बिता लीजिए और बिताइए, लेकिन अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं होगा। इतना कहकर उसने स्वीटी को एक बार फिर से अपने सीने से लगा लिया और स्वीटी को लेकर कैब में बैठी और वहाँ से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ भोसले मैंशन के अंदर रजत और अंकिता अभी भी लड़े जा रहे थे और उनकी बस किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रही थी। मीनाक्षी जी और जय जी ने अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आए तो देखा रजत और अंकिता दोनों ही गुस्से से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। रजत गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, नाउ इनफ, मैंने फैसला ले लिया है कि मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। अंकिता गुस्से से बोली, डिवोर्स तो मैं तुम्हें किसी भी हालात में नहीं दूंगी मिस्टर रजत भोसले, और इतना मैं तुम्हें बता दूँ कि जिस लड़की से शादी करने के लिए तुम मुझे तलाक दे रहे हो ना, वो लड़की तुम्हें छोड़कर बहुत जल्दी चली जाएगी, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी एक बेटी भी है। जैसे ही अंकिता ने ये बात कही रजत को, तो रजत की आंखें हैरानी से फैल गई। वो तुरंत अंकिता के पास आया और उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसे घसीटते हुए पीछे की तरफ ले गया। अंकिता की तो आंखें बड़ी हो गई। रजत उसने उसे दीवार से लगाया और बोला, क्या कहा तुमने कि शीतल को सब पता चल चुका है? क्या किया है तुमने अब? शीतल ने क्या किया है तुमने अब शीतल को? और तुम शीतल से कब मिली? अंकिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी जो रजत को बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर रही थी।
रजत दांत पीस कर बोला, अगर तुमने शीतल को एक हल्की सी भी खरोच पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुमसे तलाक तो मैं लेकर ही रहूँगा और मैं देखता हूँ कि तुम मुझे तलाक कैसे नहीं देती हो। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। इतना कहकर उसने एक झटके में अंकिता को छोड़ा। अंकिता ने अपनी गर्दन पर अपना हाथ रखा और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। जैसे ही वो थोड़ा नॉर्मल हुई, वो हंसने लगी और रजत की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है अभी अभी यहाँ पर कौन आया था? रजत हैरानी से बोला, कौन? अंकिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी हंसी और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वहीं रजत के चेहरे पर परेशानी भी झलक रही थी और सवालिया एक्सप्रेशन भी थे। अंकिता की तरफ देखते हुए बोला, क्या किया है तुमने? अंकिता हंसते हुए बोली, वही जो मुझे करना चाहिए। अब कोई लड़की मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगी तो क्या मैं चुपचाप थोड़े ही ना बैठी रहूँगी? रजत बस उसे उसकी औकात दिखा दी। आई थी वो यहाँ पर तुमसे मिलने, लेकिन तुम्हें मेरे साथ खुश देखकर दरवाजे से ही वापस चली गई। लगता है बेचारी का दिल टूट गया। अंकिता की बात सुनकर रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि शीतल का सिर्फ दिल ही नहीं टूटा होगा, वो खुद पूरी तरह से टूट चुकी होगी। उसने कल रात भी शीतल को सब सच बताने का सोचा, लेकिन बता ही नहीं पाया और आज सुबह फिर उसे यहाँ आना पड़ा। शीतल की फीलिंग्स बहुत अच्छी तरह से जानता था वो, और ये बात भी कि जब उसे सच पता चलेगा तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। वो तुरंत घर से बाहर की तरफ भागा। अंकिता उसे जाते देख बोली, अगर उस लड़की में थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी ना तो रजत वो तुम्हारे पास बिल्कुल वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर हुई रखेल बनने के लायक तो उससे घटिया बेशर्म लड़की मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी होगी। उसकी बात सुनकर रजत की गुस्से से मुट्ठियाँ कस गई। अंकिता के पास आया रजत और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तुमने अभी अभी जो कहा ना, मन तो कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लूँ, लेकिन फिलहाल मुझे मेरी शीतल के पास जाना है। और तुम्हारे लिए जिसके लिए तुम इतने गंदे शब्द यूज़ कर रही हो ना, उसे मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर दिखाऊंगा। वो बनेगी मिसेस रजत भोसले। मीनाक्षी जी और जय जी तो अंकिता और रजत की बातें सुनकर ही हैरान रह गए। उन्हें तो दूर दूर तक ऐसे किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी। रजत जल्दी से भोसले मेंशन के पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ शीतल पेंट हाउस पहुंच चुकी थी। पेंट हाउस आकर उसने अपना क्लोजेट खोला और उसमें रखे हुए पैसों की तरफ देखा। स्वीटी शीतल के पैरों से लिपट कर बोली, आपका घर कितना सुंदर है एंजल, क्या हम इसी घर में रहेंगे? शीतल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बस उसे नीचे झुककर अपने सीने से लगा लिया। मन ही मन में बोली, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए मिस्टर ग्रीन आइज। आप अपना ये सुंदर सा आशियाना अपने पास रखिए। इतना दर्द तो किसी को जहन्नुम में रहकर नहीं होता होगा जितना मुझे यहाँ पर रहने पर हो रहा है। उसने वापस क्लोसेट की तरफ देखा और उसमें से पैसे और अपने कुछ डॉक्यूमेंट लिए और स्वीटी को लेकर उस पेंट हाउस से बाहर निकल गई। बॉडीगार्ड दिन के वक्त वहाँ पर नहीं होते थे, क्योंकि शीतल दिन में ऑफिस होती थी तो वहाँ पर उनका कोई काम ही नहीं था। शीतल स्वीटी के साथ उस बिल्डिंग से बाहर आई और कैब में बैठ गई। स्वीटी के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। शीतल ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके माथे को चूम लिया और मन ही मन बोली, मुझे नहीं पता स्वीटी बेटा, मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ या सही, लेकिन अगर एक माँ बाप के साथ रहने पर भी एक बच्चे को इतना दर्द भरी जिंदगी जीनी पड़े ना, तो उससे अच्छा अपने माँ बाप से दूर ही रहना पड़े।
मुझे नहीं पता मिस्टर ग्रीन आइज तुम्हें कितना प्यार करते हैं या नहीं करते, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम्हें किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं होगी। इतना कहकर उसने स्वीटी को अपने सीने से लगा लिया और कैब वाले को एड्रेस दिया। शीतल को ढूंढते हुए रजत पेंट हाउस में आया। पूरे रास्ते वो शीतल को कॉल करता हुआ आया था, लेकिन शीतल का नंबर लग ही नहीं रहा था। पर अब जब पेंट हाउस के दरवाजे पर आकर उसने जब दरवाज़ा खुला देखा तो उसने एक राहत की सांस ली। वो अंदर आया और शीतल को ढूंढते हुए सीधा रूम में आया, लेकिन शीतल को वहाँ रूम में ना देखकर उसके चेहरे पर एक बार फिर से परेशानी झलकने लगी। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और ऑफिस में नीरज को कॉल किया। जैसे ही नीरज ने कॉल रिसीव किया, रजत परेशान होते हुए बोला, शीतल अपने केबिन में है क्या? नीरज ने सामने से जवाब दिया, नहीं बॉस, शीतल मैडम तो आज ऑफिस आई ही नहीं। अभी कुछ देर पहले ही उनके केबिन में मैं गया था, लेकिन पता चला कि वो अपने केबिन में है ही नहीं, वो ऑफिस ही नहीं आई। रजत की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो तुरंत बोला, जल्दी से जल्दी शीतल की लोकेशन ट्रेस करवाओ और पता करो कि वो कहाँ है। नीरज ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बॉस, सब ठीक तो है ना? रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना करो। जल्द से जल्द पता लगाओ कि शीतल इस वक्त कहाँ है। मुझे किसी भी हालत में शीतल चाहिए। अगर वो नहीं मिली ना तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने जल्दी से अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और फ़ोन से शीतल को फ़ोन करने लगा, लेकिन शीतल का नंबर ही नहीं मिल रहा था। अभी वो शीतल को कॉल कर ही रहा था कि सामने से उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर मीनाक्षी जी का नंबर देकर उसने कॉल रिसीव किया और गुस्से से बोला, इस वक्त मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी मॉम। इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले मीनाक्षी जी की परेशानी भरी आवाज़ आई, स्वीटी कहीं नहीं मिल रहे हैं रजत बेटा। रजत पूरे घर में उसे हमने ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। स्वीटी के गायब होने का सुनकर रजत की तो आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोला, ये सब उस अंकिता का किया हुआ है। वो चाहती है कि मैं शीतल के पास न जाऊं, इसीलिए उसने स्वीटी को कहीं छुपा दिया होगा। मीनाक्षी जी तुरंत बोली, नहीं, अंकिता ने स्वीटी को कहीं नहीं छुपाया, वो मेरे सामने ही है। वो तो कहीं गई ही नहीं। स्वीटी तब से ही नहीं है जब से तुम दोनों लड़ रहे थे। पता नहीं अब वो कहाँ है। प्लीज़ तुम जल्दी से आ जाओ। रजत ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा। स्वीटी हमेशा उन दोनों की लड़ाई से डर जाती थी। ये बात रजत बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन फिर भी वो स्वीटी के सामने अंकिता से लड़ने की गलती कर बैठा। इस बार पर उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट किया और वापस भोसले मैंशन के लिए निकल गया। भोसले मैंशन पहुंचने से पहले ही उसने अपने घर की सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया और चेक करने के लिए कहा कि स्वीटी घर से बाहर तो नहीं निकली। सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी से उसे अपडेट करने को कहा। रजत ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपनी गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी। एक तरफ उसे शीतल की चिंता हो रही थी, दूसरी तरफ स्वीटी की। एक तरफ से दिल बेचैन हुए जा रहा था और एक तरफ दिल हद से ज़्यादा डरे जा रहा था। उसकी आंखों में गहरी लाली छाने लगी। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तुम दोनों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। बस एक बार ये सब ठीक हो जाए, उसके बाद आई प्रॉमिस मैं तुम दोनों को कभी हर्ट नहीं होने दूँगा। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी वापस भोसले मैंशन की पार्किंग एरिया में रुकी। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, सिक्योरिटी गार्ड के सामने हेड उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक लैपटॉप था। रजत ने जल्दी से वो लैपटॉप अपने हाथ में लेकर गाड़ी की बोनट पर रखा और जैसे ही उसने वो रिकॉर्डिंग चेक किया,
तो उसके होश उड़ गए। रिकॉर्डिंग में शीतल भी नजर आ रही थी और उसके साथ स्वीटी भी। स्वीटी शीतल के साथ उसकी कैब में बैठकर उसके साथ चली गई थी। ये देखकर रजत को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन शीतल का भी कहीं पता नहीं लग रहा था। ये सोचकर उसकी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और नीरज को कॉल किया। नीरज ने सामने से कॉल रिसीव किया और बोला, सॉरी बॉस, लेकिन शीतल मैडम की लोकेशन पता नहीं लग रही है। उसका फ़ोन बंद आ रहा है। उनकी लास्ट लोकेशन वॉशले मेंशन शो कर रही है। रजत ने गुस्से से अपना हाथ जोर से बोनट पर मारा। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, आई नो शीतल, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन अगर तुमने स्वीटी को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की या फिर उसको हथियार बनाकर मुझे अपने सामने झुकाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग भी एक्सेप्ट की, लेकिन अगर तुम भी बाकी लड़कियों की तरह निकली ना तो आई प्रॉमिस प्यार नहीं, अब तुम सिर्फ मेरी नफरत देखोगी। शीतल एक छोटे से घर में थी। इस वक्त स्वीटी उसकी गोद में सो रही थी। शीतल को बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था और सिर भी दर्द हो रहा था, लेकिन स्वीटी उसकी गोद में सोने की जिद कर रही थी, इसलिए अपनी गोद में सुलाने के लिए उससे नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी। इस वक्त उन दोनों के पास ना ही बिस्तर था और ना ही खुद पर ओढ़ने के लिए कुछ था। स्वीटी को हल्की हल्की ठंड लग रही थी। वो खुद में ही सिमटे जा रही थी। शीतल ने अपना दुपट्टा उतारा और स्वीटी को अच्छे से कवर कर अपनी गोद में समेट लिया। उसने अपना सिर पीछे दीवार से लगाया और उसकी आंखों के सामने उसका अतीत तस्वीरों की तरह चलने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और आंसुओं की कुछ बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गई। 1 साल बाद एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा घर, जहां बाहर की तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और अंदर का डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हॉल में बहुत ज़्यादा टॉयज फैले हुए थे और अंदर बेड पर लेटा हुआ एक बच्चा जोरों से रो रहा था। अभी कुछ देर पहले ही वो बच्चा सोया हुआ था, लेकिन अभी उसकी आंखें खुली और वो आंखें खुलते ही जोरों से रोने लगा। तकरीबन 23 साल की एक लड़की भागते हुए उस बच्चे के पास आई और बोली, क्या हुआ मेरे बेबी को? आप क्यों रो रहे हो बेबी? क्या बेबी को भूख लगी है? बेबी को दूध पीना है? इतना बोलते हुए उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसके पास रखी हुई दूध की बोतल लेकर उसे दूध पिलाने लगी। तभी उस रूम के वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और उसमें से शीतल बाहर निकली। शीतल ने इस वक्त अपने सिर पर एक टॉवेल बांध रखा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो अभी अभी वॉशरूम से बाहर आई है। बाहर आकर उसने मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखा जिसने उस छोटे से बच्चे को उठाया हुआ था। वो लड़की अपनी गोद में लिए हुए रेहान को देखते हुए बोली, ये क्या बात हुई शीतल, तुम मेरे रेहान को क्यों रुला रही हो? शीतल मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसकी गोद से रेहान को लेने लगी, लेकिन श्रेया ने रेहान को पीछे खींचा और बोली, नहीं, अब रेहान अपनी मासी के साथ खेलेगा, तुम जाओ, रहो बिजी। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है रेहान अपनी मासी के ही पास रहेगा, लेकिन एक बार मुझे तो दो तो सही। मैं शावर लेने गई थी, तब ये सो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने शावर लेना शुरू किया ये उठ गया। श्रेया हंसी और बोली, लगता है ये ना अपने बाप पर गया है, तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता था ना वो। शीतल जो आईने की तरफ जा रही थी, अचानक से उसके कदम रुक गए। उसकी आंखों के सामने अचानक से रजत का चेहरा घूमने लगा। तो ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।